दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो गद्यांश होते हैं, जो कि हिंदी में आपको लिखने होते हैं, ठीक है, संदर्भ, रेखांकन, सूची, व्याख्या, ठीक है। तो वो जो है आपके पेपर में 6 नंबर का आता है, जो कि काफी ज्यादा नंबर माना जाता है, ठीक है। तो कई विद्यार्थियों को क्या है, ये ही नहीं पता होगा कि संदर्भ जो है कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो है कल यानी 18 फरवरी को जो है आपका पेपर होने को है, ठीक है। तो आप लोग जो है काफी घबरा गए होंगे, यानी आपके मन में डर जो है बैठ गया होगा कि हम लोग पेपर में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है सब लोग अच्छा ही करेंगे, ठीक है। कोशिश यही रहेगा कि आप लोग अच्छा ही कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं क्या, संदर्भ को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग गद्यांश को देख लीजिएगा। मान लीजिए गद्यांश आपको किस तरीके से दिया रहेगा और आपको कैसे करना है, तो समझिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमें दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए खंड ब है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से आपका क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है? जिसमें से प्रश्न नंबर 21 में 2 गद्यांश है, एक ये पहला गद्यांश है जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था आप लोगों को। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं दिखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो हम लोग ये वाला ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो कि ईर्ष्यालु होता है, ये वाला हम लोग गद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गद्यांश संदर्भ कैसे लिखेंगे, पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा। तो इसमें से देखिए, जब आप लोग को पता मतलब ये पता होना चाहिए कि जैसे कि 2 गद्यांश हैं, आप कौन-सा वाला गद्यांश किए हैं, वो एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, तो हमने लिखा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी डॉट, डॉट, डॉट बैठा दिया जाऊँगा। यानी कि ये जो लास्ट का लिखा है बैठा दिया जाऊँगा, वो हमने लिखा है। तो इससे ये पता चलेगा एग्ज़ामिनर को कि आपने गद्यांश किया कौन-सा वाला है, ठीक है? उसके बाद आपको हेडिंग में करना होगा पहला। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पहला है ये, और इसमें कह रहा है उपयुक्त, ठीक है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न में दिया गया है क्या, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस तरीके से आपका जो है पहला प्रश्न में आप पहला पॉइंट करेंगे, उसमें लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखना बहुत सिंपल है भाई, और संदर्भ आप लोग लिखते हो तो यहाँ से आपको 2 नंबर जो है मिलता है, ठीक है। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्यांश है तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से मन से नामक, ये ब्लैक पेन से लिखना होगा। देखेंगे हमने यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज किया है। नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, जिस यहाँ पे देख सकते हैं राम धारी सिंह दिनकर है। इतना आप लिखेंगे तो 2 नंबर से आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा आपको हेडिंग करना होगा। पॉइंट नंबर दूसरे में क्या बोला है कि गद्यांश के रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या है लिखा है रेखांकन अंशों की व्याख्या। तो यहाँ पर हेडिंग बढ़िया से करिएगा, अच्छे से ब्लैक पेन अच्छे वाला पेन ले जाइएगा ताकि बढ़िया चले। ठीक है, आप चाहें तो वहाँ पर स्केच का यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा उसका नीचे आगे वाला जो भाग है उसका कटा नुकीला होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो गद्यांश का रेखांशी अंशों की जो व्याख्या है वो हम किस तरीके से लिखें, तो आप शुरुआत कर सकते हैं ऐसे। आप लिख सकते हैं लेखक कहता है कि, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी अर्थात, ठीक है, यहाँ पर तो यही बोल रहा है ना ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी अर्थात ईर्ष्या से भी ज्यादा बुरी आदत एक दूसरे की बुराई करना है, ठीक है। तो एक दूसरे की बुराई करना है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति एक दूसरे से एक दूसरे की बुराई, यानी कि आप सभी को पता होगा जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो आपकी बुराई किसी दूसरे व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति की बुराई किसी दूसरे व्यक्ति से करता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति से बुराई करता है, करता रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति एक दूसरे के दिल में, ठीक है, एक दूसरे के दिल में, आप ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे के दिल में, ठीक है, एक दूसरे के दिल में से लोगों को निकालने के लिए चुगली करता है, यानी कि वो चाहता है कि वो किसी एक व्यक्ति के मन विचार भाव में आप जो है ना रहें, ठीक है, यानी किसी जिसके बारे में हम क्या करते हैं निंदा करते हैं, यानी व्यक्ति निंदा करता है, जिससे लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तो इतना आप लिख पाएंगे आई होप, ठीक है। तो देखिए कितना यहाँ पर सिंपल भाषा में हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है इसको। तो आई होप आप सभी लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो इतना आप लोग लिखते हैं तो 2 नंबर का जो है यहाँ पर आपका हो जाता है रेखांकी अंशों की व्याख्या, रेखांकी अंशों की व्याख्या हो जाएगा। उसके बाद
तीसरा प्रश्न आप देखोगे यहाँ पर, तीसरा प्रश्न में जो पूछा जाता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? यानी ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है वो दूसरे की निंदा क्यों करता है, उसे क्या मिलता है? तो उसका आप लोग हेडिंग करेंगे तीसरा। ठीक है, हेडिंग करेंगे तीसरा। तो तीसरा जैसे ही आप लोग हेडिंग करते हैं तो यहाँ पे लिखा है, ईर्ष्यालु व्यक्ति एक दूसरे को उनके मित्रों, ठीक है, उनके मित्रों अथवा लोगों की नजरों से उतारने के लिए निंदा करता करता है। ठीक है, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, यानी करने के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं, करने के लिए निंदा करता है। यानी कि ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है वो जिसकी बुराई करता है वो चाहता है कि उसकी नज़रों में हम अच्छे रहें। ठीक है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति से बुराई करता है और वो चाहता है उसकी नज़रों में हम अच्छे रहें, और जिसकी बुराई करे वो उनकी नज़रों में एकदम गिरा हुआ समझे। ठीक है, तो समझ के आप अच्छे से लिख सकते हैं इन सभी के बारे में, क्योंकि आपके जीवन में कभी ना कभी इस जो है इस दौर से आप कभी न कभी गुजरे होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो इतना आप लोग लिखेंगे तो आपका जो है 6 नंबर यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर आपका नंबर बिल्कुल नहीं काटेगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमारा गद्यांश रहा। अब इससे रिलेटेड एक पद्यांश का भी क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आपको करना ही होता है। तो कई बच्चे क्या है इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं और इसमें जो है उन लोगों का जो है नंबर जो है कट जाता है। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने, उसमें भी आपको 2 पद्यांश में भी 2 पद्यांश देता है, और उसमें आपको करना कौन-सा है, जैसे मान के चलिए कोई वाला कर रहे हैं, मतलब कोई कर रहे हैं हम, उसमें हमें नहीं पता कौन-सा, मतलब 2 पद्यांश में से हम मान के चलिए, आपको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पर हमारा 2 पद्यांश दिया गया है, यहाँ एक ऊपर है और एक नीचे है, तो हम ये वाला कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, उधो जहु तुमहि डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर उसके बाद नौकहु मुख से। तो इतना आपको लास्ट में लिखना होगा, मुस्कोन लिखा है, मुस्कोन। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद, ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग करना होगा पहला संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में आपको क्या लिखना होगा, संदर्भ। अब ये पद्यांश का है तो पद्यांश को कैसे समझेंगे, समझिएगा। प्रस्तुत पद्यांश, पिछले वाले में हम लोगों ने लिखा था प्रस्तुत गद्यांश लिखा था, क्योंकि वो गद्यांश का था, लेकिन ये पद्यांश का है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ये पाठ का नाम है सुर सरावली नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास जी हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको। अब ये जैसे ही आपका कंप्लीट होता है संदर्भ, तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर पॉइंट नंबर दूसरा करेंगे, और पॉइंट नंबर दूसरे में क्या लिखेंगे, व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जाइए, हम आपको जानते हैं कि आपको श्याम श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। ठीक है, यानी कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ जो है कहती हैं, हे उद्धव जी, हम जानते हैं आप मतलब आपको जानते हैं कि आपको श्याम श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। आप तो मार्ग भटक गए हैं। ठीक है, और यहाँ आ गए हैं, यानी मार्ग भटक के आप यहाँ आ गए। ब्रज की नारियों से साधना की बात करते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती है? इतने ज्ञानी होकर भी आपको ऐसा अनि अ, अविवेकपूर्ण एवं अज्ञानतापूर्ण बातें करना ऐसा कह दिया जाए। ठीक है, तो अज्ञानतापूर्ण बातें करना ऐसा कह दिया जाए, हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा तो स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। तो इतना हो गया आपका व्याख्या। तो आई होप आप सभी लोग व्याख्या को अच्छे से लिख पाएंगे, और जब आप इतना व्याख्या लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का है तो इतना व्याख्या काफी रहेगा, आप चाहे तो और घुमा फिरा के इसको अच्छे से और कर सकते हैं। तो 2 नंबर का व्याख्या और 2 नंबर का संदर्भ, 4 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या, ब्रज नारी शौ जो कहत हो, बात कहत न लजाए, से क्या तात्पर्य है। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बोला है क्या, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसी से आप दे सकते हैं। कैसे कि इतने ज्ञानी होकर भी आपको ऐसी अविवेकपूर्ण एवं अज्ञानतापूर्ण बातें करना ऐसा कह दिया जाए, हमने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। तो कुल मिला के इस गद्यांश से जो है, जो गद्यांश आपको यहाँ पर दिया है, इसी गद्यांश से आप इसका जो है उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको गद्यांश लिखना कैसे है, कैसे समझना है, और कैसे आपको
यूपी बोर्ड 2026 में अच्छे नंबर से जो है पास होना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बचता ही। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप मान के चलिए कक्षा 10 में और आपके छोटे भाई कक्षा 10 में आने वाले हैं तो इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा कि इस चैनल से जो है पढ़ाई होती है। आप इस चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सभी जितने भी यूपी बोर्ड के सिलेबस हैं वो सभी सिलेबस के जो है वीडियो अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।